यस मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए, आप लाइव है मैम। सर आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। यस मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए, लाइव है आप। ठीक है। नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है गांवों की अनिवार्य आवश्यकताएं, जिसके लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय। पहले कि हम पाठ पर चर्चा करें, आइए हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। शिव पूजन सहाय जी बिहार प्रदेश के शाहबाद जनपद में उनका जन्म हुआ। वहाँ के वो निवासी थे और बहुत नामी पत्रकारों में उनका नाम था। उन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ। आरा के कायस्थ जुबली एकेडमी में उन्होंने मैट्रिक तक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद वहीं टाउन स्कूल में उन्होंने अध्यापन आरंभ किया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों को छोड़ने की बात की, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक गैर सरकारी स्कूल में अध्यापन आरंभ कर दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं से वो जुड़े रहे, जैसे मारवाड़ी सुधार पत्रिका, मतंगवाला, जागरण, पुस्तक भंडार, हिमालय जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन का काम किया। साहित्य के संपादन, शोध, समीक्षा का कार्य उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक किया। लगातार वो अपने इस कार्य में बने रहे और 1941 में शिव पूजन सहाय को बिहार साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के वो प्रथम निर्देशक बने, ये गौरव उन्हें मिला। आचार्य जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको बताती हूँ। ग्राम सुधार, दो घड़ी, ये व्यंग रचना है। अन्नपूर्णा के मंदिर में, ये भी उनकी ग्रामोपयोगी रचना है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना से जुड़ी हुई है। वे दिन वे लोग उनके संस्मरण है। बिंब और प्रतिबिंब भी संस्मरणात्मक लेख हैं उनके। मेरा जीवन उनकी आत्मकथा है और जो कि काफी प्रसिद्ध रही, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। विभूति और देहाती दुनिया उनका प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध रचना है। यानी देहाती दुनिया से ही जो आंचलिक उपन्यास की परंपरा है हिंदी साहित्य में, माना जाता है कि वो वहीं से शुरू हुई है। राष्ट्रभाषा और हिंदी, इस तरह से उनकी कई रचनाएं हमें देखने को मिलती है। उन्होंने कई बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी, बच्चों के लिए भी उन्होंने लेखन किया, जिसे कि काफी पसंद किया गया। और उन्होंने द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ, स्मारिका ग्रंथ आदि ग्रंथों का संपादन कार्य भी किया। उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले, जिसमें से उनके जो साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें 1960 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1961 में उन्हें पटना नगर निगम जो था, वहां से उनको नागरिक सम्मान दिया गया। 1962 ईस्वी में उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली। इस तरह से आपने देखा कि उनका जो साहित्यिक जीवन है वो बहुत ही विपुल है, बहुत ही वैविध्य से भरा हुआ है। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी रचनाएं लिखी, लगातार जो महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनसे जुड़े रहे। उसमें न केवल उन्होंने अपने लेख लिखे, बल्कि जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनको भी पत्रिकाओं से जोड़कर उनके लेखन का उपयोग उन्होंने वहां करवाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, शख्सियत रहे हैं वो साहित्य में। और जो उनका उपन्यास है देहाती दुनिया, इसने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित, एक नए तरह के उपन्यास का ट्रेंड इसने चालू किया। तो अगर हम बात करें इस रचना की जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उनकी, इस लेख की या इस निबंध की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। न केवल इसलिए कि ये एक महत्वपूर्ण बात कर रही है, बल्कि इसलिए कि ये आज भी जो समस्याएं उन्होंने वहां उठाई हैं उस निबंध में, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी वो समस्याएं हल नहीं हुई हैं। जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे वो चीजें एज इट इज यथावत रखी हुई हैं, उस पर काम करना अब भी बाकी है। तो इसके सार, अगर हम कहें कि कथा सार किस तरह से है, क्या इसमें कहा गया है, मोटी मोटी बातें हम एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो प्रस्तुत लेख में आचार्य शिव पूजन सहाय ने भारतीय गांवों की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जिनकी पूर्ति न केवल ग्रामवासियों की वर्तमान स्थिति के लिए, वरन पूरे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि गाँव की स्थिति तभी उभरेगी जब हम प्रत्यक्ष रूप से गाँव में जाएंगे, जब हम प्रत्यक्ष रूप से गाँव में रहकर
हम गांव में निवास करके वहाँ की समस्याओं को जानेंगे, न कि जैसे अगर हम सिर्फ आर्टिकल्स लिखें मैगजीन्स में, गांव की समस्याओं पर लिखना शुरू करें, गांव के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे उभारा जाए, कैसे उससे निकला जाए, सेमिनार्स करें, गोष्ठियाँ करें, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उनका सीधा और सबसे पहला तर्क ये है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके उनकी समस्याओं को समझिए और फिर उसके समाधान के बारे में बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता, प्रत्यक्ष अनुभव शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि आवश्यकता वहाँ पर है। गांव में जाकर वहाँ के निवासियों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता उनको जो लगी गांवों के सुधार के लिए, वो है शिक्षा का प्रचार प्रसार। वो कहते हैं कि गांव में स्कूल बहुत कम है और जहाँ स्कूल है भी तो बच्चों को बहुत दूर दूर से जो है उन स्कूलों के लिए आना पड़ता है, क्योंकि कई गांवों के बीच में एक स्कूल होता है। और अगर स्कूल कहीं एक आधा दिख भी जाते हैं तो उनकी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत हल्का है। जो टीचर्स हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, जो शिक्षित हैं, जो पूरी तरह से ट्रेन टीचर हैं, वो गांव देहात में जाके पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो जो भी लोग वहाँ जाके पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वो टीचर्स जहाँ पढ़ाना शुरू कर देते, तो उससे जो बच्चों को जो लेवल मिलना चाहिए, जो स्तर होना चाहिए शिक्षा का, वो वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो ये भी बड़ी समस्या है ना, स्कूलों का कम होना और जहाँ है वहाँ शिक्षा का स्तर का कम होना, ये बड़ी समस्या है। तो शिक्षा जो है वो समाज की उन्नति का मूल है। बिना शिक्षा के कभी भी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, तो शिक्षा तो चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले शिक्षा की कमी की तरफ उंगली रखी है और उसके स्तर को उठाने के लिए कि अगर जब तक गाँव में शिक्षा नहीं पहुंचेगी तब तक गाँव का बौद्धिक स्तर, देश का बौद्धिक स्तर किसी भी तरीके से ऊपर नहीं उठ सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उचित प्रसार से ही गाँव के जीवन की छोटी-छोटी जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान होगा, उनसे जूझने की उन्हें सही दिशा मिलेगी। मकानों की व्यवस्था, पशुपालन, सुव्यवस्थित जीवन का सुख आदि के बारे में सुशिक्षित होकर ही जाना जा सकता है, ऐसा उनका मत है। यहाँ तक कि कृषि विज्ञान को समझकर तत्संबंधी छोटे-छोटे उपायों से उपज में वृद्धि आदि भी उन्हीं की शिक्षा का उनकी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। उनको तभी वो समझ पाएंगे कि किस तरह से वो अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। कि कृषि प्रधान देश है, यानी कि गांव में खेती ही ज्यादा होती है, खेती ही मुख्य आजीविका का स्रोत है गांव में। तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही न रहे, उसमें जो है उनके जीवन को किस तरह से सुखद और सहज सरल बनाया जा सकता है, और जो उनकी पशुपालन और खेती से संबंधित चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे बेहतर किया जाए, उनको प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, ये भी उनकी शिक्षा का हिस्सा हो। ये इस तरफ उनका इशारा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है गाँव के विकास के लिए, वो है सड़कें बनाना। क्योंकि जब तक सड़क नहीं होगी तब तक जो गाँव में जो पैदावार हो रही है, जो भी गाँव में अन्न उत्पादन हो रहा है, वो शहरों तक कैसे आए, व्यापार के केंद्रों तक कैसे पहुंचे। तो और जो बाहर जो सुविधाएं हैं, बाहर जो चीजें हैं जो खेती के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो गांव में कैसे पहुंचे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो लेन देन वाला जो संबंध है, वो उसके लिए सड़कों का होना बहुत ही जरूरी है, सड़कों का माध्यम होना बहुत ही जरूरी है। तो सड़कें पुख्ता होनी चाहिए। लेखक को दुख है और बहुत दुख के साथ लेखक इस बात को कहते हैं कि वोट की भीख मांगने के लिए नेतागण जो है वो गांव पहुंचते हैं और वादा करते हैं कि वो सड़क व्यवस्था करेंगे, शिक्षा व्यवस्था करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जीतते हैं वो गांव को भुला देते हैं। वो गांव की किसी भी तरह की किसी समस्या में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर उनका कहीं भी कोई रुझान होता गाँव की तरफ, तो गाँव की ऐसी बुरी स्थितियां नहीं होती जैसे कि आज भारत के गाँव में, अधिकांश गाँव में हमको देखने को मिलती हैं। और बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने उन राजनीतिज्ञों को की खबर ली है कि किस तरह से वो जो है भीख मांगने की स्थिति तक आते हैं कि भैया वोट दे दो, उनके पांव छूना, उनको पैसे देना, उनको तमाम जितने भी हथकंडे, साम दाम दंड भेद वो कर सकते हैं, वो सब कुछ करने के बाद वो अपने लिए वोट मांगते हैं और कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं करते गाँव के विकास बात का खामियाजा न केवल उस गाँव को भुगतना पड़ता है बल्कि अल्टीमेटली पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने गांव के लिए मांगी, या उनके मत से बहुत महत्वपूर्ण है गांव के लिए, वो है अच्छे जलाशयों की व्यवस्था, यानी स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता का होना गांव के लिए एक बहुत ही अनिवार्य उसकी आवश्यकता है। क्योंकि इसका पानी का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। तो गांव वासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे साफ पानी की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा उनका मत है। वो ये कहते हैं कि इसके बारे में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता भी गाँव के लोगों के पास हो, इसका भी प्रयास किया जाए। क्योंकि गंदे बर्तन से पानी अगर कुएं से खींचा जाएगा
और कुएं के पास अगर गंदगी फैलेगी, अगर आप वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं नहाया जा रहा है और तमाम जो धोने धुलाने का काम है अगर वो कुएं के पास या वाटर सोर्स पानी के स्रोत के पास होगा, तो उससे उस स्रोत के संक्रमित होने का, उस पानी के दूषित होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे बहुत तरह की और हानियां, यानी कि एक कमी की वजह से, एक गलती की वजह से कई और तरह की कमियां बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए जो जागृति है पानी के संदर्भ में, वो भी गांव में फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा वो समझते हैं कि पानी को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एक तरफ तो पानी का प्रॉपर यूज़ लोगों को नहीं आता, जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता ना होने की वजह से दूषित पानी वो लोग ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि कई तरह उनका कमज़ोर हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां उनको हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ डॉक्टर और वैद्य की कमी है। जब अच्छे टीचर्स गांव में जाके नहीं पढ़ाना चाहते, तो अच्छे डॉक्टर और वैद्य भी गांव में नहीं रहना चाहते। उसका सीधा संबंध ये है कि गांव में उनको उतनी इनकम नहीं होती जितनी कि शहरों में उनके पास उतनी कमाई होती है। तो गांव में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से, उनकी उपलब्धता नहीं होने की वजह से वो बीमार व्यक्ति जो है उनका जीवन काल छोटा हो जाता है और बहुत जो जीवन रहता है भी उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। वो एक रोगी का जीवन जीने के लिए, एक परेशानी का जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि जो गांव का व्यक्ति है उसको सिर्फ मतलब बेसिक चीजें ही नहीं चाहिए। जब उसके पास एजुकेशन होगी, जब उसके पास अच्छी व्यवस्था होगी जीवन जीने की, पशुपालन की और कृषि की, तमाम तरह की उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तब उसके बाद सिर्फ इतना ही काम नहीं होगा। उसके पास जो गांव की अपनी प्रॉपर्टी है, जो उसका पैसा है गांव का, उसे उसका यूज करना भी आना चाहिए। यानी वहाँ बैंकिंग व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं, हालांकि सीधे शब्दों में न कह के वो कह रहे हैं कि उनको धन का जो है उचित उपयोग करना आना चाहिए और अपनी संगठन की शक्तियों को भी गांव वालों को पहचानना चाहिए। एक यूनिटी के एक संगठन के तौर पे गांव को रहना चाहिए। एकता में बल है, इस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और अगर जिस दिन ऐसा गांव कर पाएंगे, जब हम अपने गांव को इतना जागरूक कर देंगे कि वो अपने धन का उपयोग कर सकें, अपने संगठन की शक्ति को पहचान सकें, तो हम देखेंगे कि न केवल वो अपना भाग्य बदल रहे हैं, बल्कि पूरे देश का भाग्य बदल रहा है। क्योंकि गांव तो नींव है, जो परिवर्तन गांव में होगा वो पूरे भारत में नजर आएगा। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गांव की इसके बाद जो और महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है दवाखाना। हमें एक हॉस्पिटल की गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो उसकी क्वालिटी, उनका जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, स्वस्थ जीवन उनके पास होना चाहिए। और न केवल उनके स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, बल्कि जो उनका पशुधन है, जो उनके जानवर हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी वहाँ पे पशु चिकित्सालय भी होने चाहिए, पशुओं के चिकित्सक भी होने चाहिए। न केवल मनुष्यों के इलाज की व्यवस्था वहाँ पर हो, बल्कि पशुओं की इलाज की व्यवस्था भी हो, क्योंकि पशुपालन उनका एक मुख्य व्यवसाय है। और सिर्फ जैसे कि बार बार मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ गांव के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गांव नींव है। अगर गांव में सुधार होगा तो अल्टीमेटली वो शहरों में भी सुधार होगा, वो पूरे भारत में सुधार नजर आएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि गांव की जो समस्या है, पूरी व्यवस्था की जो समस्या है, वो ये है कि जो हमारे खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। हर पीढ़ी के बाद खेत का बंटवारा हो जाता है, तो वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक छोटे से हिस्से में लगाने की वजह से सारी शक्ति जो है सीमित हो जाती है उसकी और बिखर जाती है। इससे बेटर ये है कि हम सारे खेतों को एक करके चकबंदी की व्यवस्था वहाँ करें, जिससे कि अगर हम राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो हमें खेतों की चकबंदी करनी होगी, जिससे कि जो उनकी श्रम शक्ति है वो सामूहिकता में आकर ज्यादा उत्पादन करें, ज्यादा लाभ दे उनको भी, और अल्टीमेटली फिर अंतिम रूप से जो है वो पूरे भारत के विकास का हिस्सा बन जाए। तो इतनी सारी बातों के बीच जो सारी बातें निकल कर आती हैं, अगर हम कहें कि कुल मिलाकर हम देखें तो लेखक ने भारत देश के गांवों की कतिपय सारी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है, जिनकी पूर्ति से न केवल देश की सामाजिक बल्कि आर्थिक स्थिति को भी सबल बनाया जा सकता है। और गांव वाले पहले जो प्राय जो साधनों की कमी और वर्तमान नई तकनीकों की जानकारी के अभाव में जो कष्टप्रद जीवन जीने को बाध्य होते हैं, उनसे उनकी मुक्ति होगी और गांवों का जीवन भी जो है वो बड़ा क्या कहना चाहिए कि सुखों और साधनों से भरेगा और गांव में खुशहाली आएगी, और जो कि फिर फैल के जो है पूरे भारत में, हमें पूरे भारत में फैलती हुई नजर आएगी। तो इसके लिए वो जलाशयों की बात कर रहे हैं, वो सड़कों के रखरखाव की बात कर रहे हैं, वो दवाखाने की बात कर रहे हैं, वो स्कूलों के अभाव की बात कर रहे हैं, वो शिक्षकों के अभाव की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टरों के अभाव की बात कर रहे हैं।
ग्रामीण जनता की दुख और परेशानी को झेलने के लिए जो बाध्यता है, इससे वो बड़े दुखी हैं और इसके लिए वो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको वो खरी खोटी सुनाते हैं कि वो वोट की भीख मांगने के लिए आते हैं, लेकिन काम करते वो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम उनके हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाए, सड़क, जलाशय, दवाइयाँ, बीमारियों से निकलना, बाढ़ से बचाव और जमीन की चकबंदी वगैरह ये सब किया जाए, तो हम एक बेहतर स्थिति की तरफ होंगे भारत में। हमारे गांव की जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा और एक खुशहाली का माहौल आएगा, ऐसा उनका मंतव्य है, ऐसा वो मान रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल शुरू में उन्होंने कहा कि गांव की किसी भी समस्या का समाधान अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको किसी गोष्ठी में, किसी सेमिनार में, किसी आर्टिकल में, किसी कहानी में लिख के समाधान नहीं होगा, आपको खुद गांव में जाके प्रत्यक्ष अनुभव से उसको जानना होगा। वरना सरकारी काम में वो कहते हैं कि मोटी मोटी फाइलें जो हैं वो सरकती रहती हैं टेबल से इधर, और जो गांव का विकास है वो वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाता है। किसी भी तरीके से विकास गांव में प्रैक्टिकल रूप से, या कहा जाए कि जो जमीनी यथार्थ है वहां पे हमें कोई भी परिवर्तन गांव के अंदर हमें नजर नहीं आता, सिर्फ ऐसे ही चलता रहता है। और अगर देखा जाए, अगर हम लेखक ने जो हमें रास्ता दिखाया है गांव के सुधारों का, उन्होंने कहा गांव की अनिवार्य आवश्यकता है, गांव की आवश्यकताएं नहीं कहा उन्होंने, गांव की अनिवार्य जो कि टाली नहीं जा सकती। अगर ऐसी आवश्यकताओं को, ऐसी अनिवार्य आवश्यकताओं को जो है, अगर हम इस ट्रेंड पे चलें तो बहुत सारी चीजों को हम कवर कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि लेखक गांव के सुधार की बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहा है, कि मतलब गांव में ऐसा क्या है? शहरों का सुधार भी तो बहुत कुछ दे सकता है ना, शहरों में फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेज हैं, प्रशासन के सारे तामझाम तो शहरों में ही मौजूद हैं, फिर गांव ही क्यों, शहर क्यों नहीं? शहरों के वो ये क्यों नहीं कहता कि बहुत सारे और शहर देश में बनाए जाएं जहाँ अच्छी सड़कें हों, बिजली हो, पानी है, स्कूल तो शहरों में है, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ है। जब सब कुछ है तो ऐसे ही शहर और भी बनाए जाएं, ऐसा वो क्यों नहीं कहता? वो गांव की बात क्यों कहता है? इसकी बड़ी बात, इसका कारण ये है कि जैसा कि हमने कहा कि भारत जो है वो गांवों का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो हम सारे गांवों को शहर नहीं बना सकते। और शहर जो बनाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है? जब हम आज़ाद हुए, भारत की जब आज़ादी हुई, तो विकास का मॉडल क्या रखा जाए, इस पे बहस थी। तो गांधी ये चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब होता है वो बिखरे, यानी शक्ति जो है या डेवलपमेंट जो है वो किसी एक शहर भर का ना हो, या दो चार शहरों का, 2-4-5 बड़े बड़े शहर बन जाएं जहाँ कारखाने खोल दिए जाएं, जहाँ स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएं, जहाँ हॉस्पिटल बना दिए जाएं। और फिर क्या होगा कि जो गांव है वहां से लोग बेहतर जीवन के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर आजीविका के लिए जो है वो गांव से छोड़ के शहरों की तरफ भागेंगे। और जैसा कि हम देखते भी हैं अपने आसपास, तो जब वो शहरों की तरफ भागेंगे तो गांव खाली हो जाएंगे, गांवों का जो विकास होना चाहिए वो रुक जाएगा, गांव में जो विकास की संभावनाएं हैं वो सब रुक जाएंगी। और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ जो शहर हैं वो जनसंख्या के अतिरेक से उस पर ओवरबर्डन आ जाएगा, अतिरिक्त बोझ आ जाएगा, जिससे वो उसकी व्यवस्था चरमरा जाएगी। एक शहर में या एक स्थान की अपनी कैपेसिटी होती है, एक वातावरण की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों को क्या कहते हैं, एक स्वस्थ एटमॉस्फेयर दे सकता है, एक स्वस्थ वातावरण दे सकता है, माहौल दे सकता है रहने के लिए। अब दिल्ली की स्थिति आप देखेंगे तो कितना कंजेस्टेड वो होता जा रहा है। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नजर आती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ में बड़ी बड़ी कॉलोनीज के साथ में आपको छोटे छोटे लंबे चौड़े फैले हुए स्लम नजर आएंगे। बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, लेकिन सबसे बड़ा स्लम, सबसे बड़ा जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है वो भी वही है। तो शहरों की जब शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, जब विकास केंद्रीकृत हो जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो वो इतना सब लोग वहीं पहुंचना चाहते हैं और उसी जगह का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन उस फायदे में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और वो नुकसान क्या है? वो है अपने कल्चर को छोड़ देने का, अपनी मिट्टी को छोड़ देने का। यदि हम गांधी वाले मॉडल से चलते, हम शक्ति का विकेंद्रीकरण करते, यदि हम गांधी कहते हैं कि हमें अपने गांवों को विकसित करना है, जैसे कि शिव पूजन सहाय कहते हैं, तो गांव को विकसित करने का मतलब उनका गांधी का मॉडल भी इसी तरह से था कि आपके पास गांव में न केवल
न केवल स्कूल हो, न केवल कॉलेज हो, न केवल आपके पास वहाँ पे हॉस्पिटल हो, आपके पास वहाँ पे एक पूरी व्यवस्था हो, जिसका शिव पूजन जी ने भी हिंट किया कि आपके पास धन की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास आपका संगठन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो गांव है वो अपने आप में एक पूरी यूनिट बनेगा कि आप उत्पादन करते हैं, आप कृषि से, पशुओं से, जो भी आपको जिस भी तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उसको आप बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, आपके फसलें हैं, आपके पास सब्जियां हैं, आपके पास फल हैं, आपके पास पशुधन है, उससे मिलने वाली चीजें हैं, उसको आप शहरों में प्रोवाइड करते हैं और बदले में आपको पैसा मिलता है। उस पैसे से आप और अपने मतलब जो कारोबार है उसका विकास करते हैं, न केवल कारोबार का विकास करते हैं बल्कि आप अपने लिए गांव में हॉस्पिटल्स के लिए बनवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं। गांधी तो ये कहते हैं कि हर गांव के पास अपना एक सुरक्षा दस्ता भी होना चाहिए, यानी कि उनके पास एक सेल्फ पुलिसिंग भी होनी चाहिए कि आपके पास अपनी सुरक्षा, अगर आप खुदा ना खास्ता कोई बात हो, आपके पास अपनी सुरक्षा करने की व्यवस्था भी आपके पास होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ कमाना, खाना, पढ़ना, स्वास्थ्य यही नहीं चाहिए, आपको मनोरंजन भी चाहिए। वो कहते हैं कि हर गांव के पास उसके मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए, उसके पास उसका पूरा एक स्कोप, पूरी एक व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए, नहीं एक हर गांव अपने आप में एक पूरा सेटअप हो। तो इसे कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीयकरण, शक्ति का बिखराव। इस तरह से जो भी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी विकास है, वो सभी तरफ फैला हुआ होगा, किसी एक जगह पे सघन रूप से नहीं होगा जहाँ पे सब लोग फिर चढ़े जा रहे हैं उसी शहर में और बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो आप सोचिए कितनी खुशहाली का माहौल होता हिंदुस्तान में अगर हमारे सारे गांव कम या ज्यादा भले ही, लेकिन अपनी अपनी जगह विकसित होते। तो किसी को भी अपनी जगह छोड़कर, हम देखते हैं कि उत्तराखंड से, हम देखते हैं कि बिहार से, उड़ीसा से, जो छोटे छोटे झारखंड से शहरों से जो है लोग जो है पढ़ाई के लिए, काम के लिए ये शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद उनका अब संस्कृति हो रही है, यहाँ पे आने के बाद वो जो उनकी जो संस्कृति थी वो छूट रही है, जो उनकी भाषा थी वो छूट रही है, और यहाँ पे जो उनकी लिविंग है, जो उनका जीवन स्तर है वो निम्न स्तर का है ज्यादातर लोगों का। तो कितना बेहतर होता कि अगर वो उनको वो वही फैसिलिटीज जिनके लिए वो यहाँ आए, वो यहाँ किस लिए आए, आजीविका के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, हेल्थ के लिए आए हैं, अगर यही चीजें उनको वहीं मिल जाती, अगर यही चीजें उन्हें वहीं मिल जाती तो उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ती। तो उनका वो क्षेत्र भी विकसित होता जहां से वो आए हैं, वो उस क्षेत्र के विकास से वो अपना विकास करते हैं, और विकसित होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद वो अपने शहर को, अपने गांव का विकास करते, यानी समाज से लेते और फिर समाज को देते। तो उन्नति चौगुनी बढ़ती चली जाती, और दूसरी तरफ शहरों पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता, शहर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते, और जो जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या जिनकी वाकई अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में आवश्यकता है, वही लोग माइग्रेट होते, वही लोग अगर बाहर आते, प्रवास करते, तो कितना बेहतर एक सिस्टम हमारे भारत में होता, जिसकी कल्पना शिव पूजन सहाय जी कर रहे हैं, जिसकी कल्पना गांधी ने की। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर मॉडल हमारे सामने वहां पर मौजूद था। और समस्या ये है कि इस पर अभी तक भी सही तरीके से काम नहीं हुआ है, एक व्यवस्थित तरीके से काम इस पर अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक भी हमारे गाँव में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं। स्कूल, जैसे कि शिव पूजन जी ने कहा कि बहुत पहले तो कई गाँवों का बहुत बड़े एरिया में एक स्कूल है, और वो स्कूल है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर है, या तो शिक्षक उपलब्ध नहीं है, या उसके क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, या वो शिक्षक रेगुलर नहीं है, और इतना जो डिस्टेंस है स्कूल और गांव के बीच में, उसे कवर करने में लड़कों की तो है ही, लड़कियों को तो बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है, उनकी शिक्षा पूरी तरह से जो है बाधित हो जाती है। इतनी दूर कोई अपनी लड़कियों को बहुत सारे रीजन से नहीं भेजना चाहते, और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, ये लड़कों के साथ भी है। सभी लड़कों को भी इतनी दूर नहीं भेजा जा सकता, नहीं भेजा जाता। गाँव में बहुत तरह के प्रेशर्स उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हैं, और क्योंकि हम नहीं है वहाँ उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरी बात है कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बात को तो जैसे शिव पूजन जी ने सबसे पहले यही कहा कि जब प्रत्यक्ष अनुभव से आप वहाँ जाइए और उनकी परेशानी समझिए, तो हो सकता है कि आप भी उनके मत का समर्थन करें और कहें कि हाँ, इतनी दूर बच्चों को भेजना पॉसिबल नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा ये हो कि स्कूल ज़्यादा संख्या में हो, बच्चों के नज़दीक में हो, 3 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर स्कूलों की व्यवस्था कराई जाए, ये होना अनिवार्य है। तो
समस्याएं बहुत सारी हैं और उनके समाधान जो है हमारे सामने हमारे विचारकों ने रखे हैं, लेकिन उन पे काम किया जाना बाकी है। ये समस्याएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा की समस्या, शिक्षा की व्यवस्था जो है, अशिक्षित व्यक्ति जो है वो किसी भी फील्ड में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो धन व्यवस्था बैंकिंग से जुड़ी हुई हो, या नई तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनको वो समझने में अक्षम है। तो सिर्फ एक समस्या से 100 समस्याएं बन रही हैं। तो अगर हम सिस्टमेटिकली एक एक चीज को पकड़ के चलें, एक एक चीज को उसका समाधान लेते हुए चलें, तो मुझे लगता है कि हम लोग समाधान की तरफ जाएंगे। और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इच्छा है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनेगी कि सिर्फ गांवों का विकास किया जाएगा और पूरे भारत का विकास अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इतना बड़ा मानव संसाधन है, इतनी बड़ी जो हमारी मैन पावर है, जो हमारे गाँव में वेस्ट हो रही है, वेस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उसको पूरी तरह से स्किल करने के लिए, उसको पूरी तरह से योग्य बनाने के लिए कुछ भी तो काम नहीं किया। अगर हम सोचिए कि गाँव तक वो एजुकेशन पहुंच जाए, टेक्निकल एजुकेशन पहुंच जाए, जितनी भी तरह की स्किल्स होती हैं हम अवेलेबल कराएं गाँव में उसको, तो कितना बड़ा एक बूम आएगा, कितना बड़ा, कितनी बड़ी क्रांति होगी, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान जो है वो टॉप पर होगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो आर्टिकल है, ये जो निबंध हमारे कोर्स में लगा हुआ, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी योजना की तरफ हमें रेखांकित कर रहा है कि ये काम किया जाना बाकी है। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की, हालांकि इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने की महात्मा गांधी के नाम के साथ मैंने आपको बताई। तो उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, अगर हम इसमें कुछ भी कर पाएँ तो भी हम बहुत कुछ कर पाएंगे, और अभी तक भी इस पे काम नहीं हुआ है, यानी कि ये अभी भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब आज के समय से जुड़ा हुआ, आज के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, तब तक ये रिलेवेंट बना रहेगा, तब तक ये प्रासंगिक बना रहेगा। अब अगर हमसे ये पूछा जाए, ये प्रश्न किया जाए आपसे कि क्या जो मॉडल उन्होंने आपके सामने दिया गाँव के विकास का, क्या आप उससे पूरी तरह से सहमत हैं, या आप उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं? या मतलब कोई चीज़ आपको लगता है कि एजुकेशन है, सड़कें हैं, पानी है, हेल्थ है, पशुओं के लिए हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, या संगठन की बात उन्होंने कही, या अपने धन की व्यवस्था की उन्होंने बात की, या खेतों की चकबंदी की बात की, क्या इसमें से कोई ऐसा बिंदु है जिससे आप असहमत हैं कि ये गांव की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इसलिए सभी बिंदु जो हैं वो आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, इस पर काम होना ही चाहिए। पर क्या ये अपने आप में संपूर्ण है? क्या इसमें आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कि क्या कोई और तरीका है जिससे कि वो मतलब कि कोई और आयाम भी है जिसकी तरफ काम किया जाना चाहिए विकास के लिए? आपको उसको भी अपने आंसर में ऐड करना चाहिए कि शिव पूजन जी ये बातें कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हम उसमें, जैसे कि गांधी जी ने कहा कि मनोरंजन भी होना चाहिए, कि हमारी जिंदगी सिर्फ काम 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 नहीं है, काम जो श्रम है उसका अपोजिट है, उसका पैरेलल विश्राम भी है। तो जब तक हम आराम करते हैं तभी हम कहीं बेहतर काम कर पाते हैं। हम बेहतर काम कर पाते हैं क्योंकि हमने अपना एक प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ है। तो श्रम और जो विश्राम है, काम और विश्राम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मनोरंजन जो है वो बहुत जरूरी है, सिर्फ काम ही काम नहीं हो सकता। तो मनोरंजन के सोर्स भी, आपको मनोरंजन के लिए भी बाहर क्यों जाना पड़ेगा? गाँव वो कहते हैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। और जब आप कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने भी हिंट किया, शिव पूजन जी ने भी कहा कि हमारी अपनी संगठन की शक्ति होनी चाहिए, हमारी अपनी पुलिसिंग, हर गांव की अपनी पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो अपने गांव के सुरक्षा भी कर सकें, और जरूरत पड़ने पर वही शक्तियां मिलकर देश की सुरक्षा भी कर सकें। तो ये इसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। फाइनेंशियल बात उन्होंने कही है
कि उनको अपना पैसे को अरेंज करना आना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे ऐसा काम करते हैं जिसपे सारा देश डिपेंड है। वो खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जिसके बिना गुजारा नहीं है। तो पैसा तो उनके पास आना ही आना है। अगर बेहतर टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी तो हमने देखा है कि हरियाणा और पंजाब में जब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये सब आई हैं, गुजरात वगैरह में हमने देखा तो किस तरह से जो है किसानों की स्थिति बदली। तो पैसा भी वहाँ आएगा और उनको उसकी व्यवस्था भी सीखनी है उसके विकास के लिए, क्योंकि वही फिर मल्टीपल होगा वहाँ पे। और ये हमें पूरे देश में ये जागृति भी फैलानी चाहिए, ये बात कहनी चाहिए कि जब हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ गांव का विकास नहीं है, वो शहरों का विकास भी है, क्योंकि गांव जो है वो नींव है। गांव नींव है, जब नींव मजबूत होगी तो दीवारें, बिल्डिंग अपने आप ही, इमारत अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ कुल मिलाकर हमने इस निबंध को समझने की कोशिश की कि किस तरह से गांव का विकास किया जा सकता है। शिवपूजन जी के पॉइंट्स क्या थे, गांधी ने उसमें क्या कुछ ऐड किया अलग, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि गांव का विकास आखिर क्यों हो, सिर्फ गांव के ही विकास की बात क्यों की गई है, शहर के विकास की बात क्यों नहीं की गई, कि गांव का विकास अपने आप में सबका विकास है। अब अगर इसमें प्रश्न आते हैं जिसको लेके अक्सर समस्या होती है कि समझ में तो आ गया लेकिन प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया जाए, तो जो कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं, जैसे कि प्रतिपाद्य बताइए कि गांव की अनिवार्य आवश्यकता, निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए या इसका सार लिखिए, कथा सार लिखिए, इसकी समीक्षा कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है समीक्षा में। जब हम प्रतिपाद्य या कथा सार की बात करते हैं तो हमें वो बताना होता है कि इसमें क्या क्या कहा गया है, किस तरह से कहा गया है। लेकिन जब हम मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने के, उन्होंने इस तरह से निबंध का आरंभ किया और फिर इस बिंदु पे आए, फिर इस बिंदु पे आए, फिर इस बिंदु पे आकर उन्होंने चर्चा की, सारी बातों को आपने इसमें कह देना है, आखिर तक लाके पूरे निबंध की चर्चा करनी है। यानी जो घटनाएं वहां पे हुई हैं उस निबंध में, उस कहानी में, प्रतिपाद्य या कथा सार में, हम उस बात को एज इट इज कहते चले जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी समीक्षा करते हैं तो हमें वहां घटनाएं तो बतानी ही है, उसमें क्या कहा गया ये तो बताना ही है, लेकिन साथ में हमने उसमें अपना विश्लेषण भी जोड़ना है। हमने ये बताना है कि हमारे हिसाब से ये ठीक है या नहीं है, ये बेहतर है या नहीं है, इसमें कुछ और संभावनाएं हैं या नहीं है। जो भी पाठ के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो हमने बतानी है। अगर हमसे इसी चैप्टर के बारे में बात की जाए कि इसके गांव के अनिवार्य आवश्यकताओं निबंध की समीक्षा कीजिए, तो आप पहले पूरे निबंध की चर्चा करेंगे। आप बताएंगे इसमें कि ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, किस तरह से यहाँ एक इतना महत्वपूर्ण विषय को लिया गया है और वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसकी समस्या को अभी तक हल नहीं किया। और जितनी बातें हमने क्लास में की चैप्टर के बारे में वो सब आप कहते हुए जब अंत में आएंगे और आप फिर कहेंगे कि अगर इसकी तरफ थोड़ा भी काम किया जाएगा तो ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि जो कि पूरे भारत को उत्थान की तरफ ले जाएगी, प्रगति के नए मार्ग हिंदुस्तान के लिए खोलेगी, और इतनी बड़ी जो हमारे मानव संसाधन है, इतना बड़ा जो हमारी मैन पावर है, उसको वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से जोड़ेगी और हमारी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़कर हमारे सामने आएगी। यानी आपको समीक्षा करके ही, समीक्षा का मतलब है कि उसमें आपको आलोचना करनी है, अपनी टिप्पणी करनी है कि आपने उसको क्या समझा, आपकी नज़र से उसमें क्या है, आप उसकी कमियां भी बताएंगे, आप उसकी अच्छाइयां भी बताएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने इस पर काफ़ी चर्चा की है, और अगर आपकी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ प्रश्न पूछिए। अगर आपकी कुछ प्रश्न है तो प्लीज़ पूछिए। कोई प्रश्न नहीं है?
कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी निबंध पर चर्चा करेंगे। हम कुछ और प्रश्नों पर भी बात करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम फिर एक बार देखेंगे। आपने क्लास अटेंड की?